वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रेशर्स हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के टाइम पे काम करते हैं बोमन कैप्सूल में। और स्पेशली बात करते हैं कि कितना ब्लड जो है वो फिल्टर होता है मिनट के अकॉर्डिंग, कौन सा प्रेशर लगता है, क्यों लगता है प्रेशर, और यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है उसमें आपके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसको आखिरी तक देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के टर्म्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस सेट में बताया हुआ है कि भाई जो हमारा एफरेंट एट्रियोल है वहाँ से ब्लड आता है और फिर कैपिलरी के थ्रू बोमेन कैप्सूल में जाता है, फिर वहाँ से फिल्टर जो भी चीज़ें होती हैं वो होना होता है और जो नहीं होनी होती हैं वो इफरेंट से चली जाती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स एफरेंट एट्रियोल से अप्रॉक्स 1200 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड एफरेंट एट्रियोल से आती है, जिसमें से 625 ml जो है वो कैपिलरी में फिल्टर होने के लिए जाती है और जिसका तकरीबन 20% भाग फिल्टर होकर के पहुंचता है हमारे बोमेन कैप्सूल में। अप्रॉक्स 125 ml जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आता है, जिसमें प्लाज्मा वगैरह होती है सबकी सब। तो अप्रॉक्स हम लोग बोल देते हैं कि अप्रॉक्स जो ब्लड जितनी आती है 625, उसका 20% जो होता है वो हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है। इस बात को हम लोग बेसिकली जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें हैं उसको एक बार फिर से क्लियराइज कर दूंगा कि एफरेंट एट्रियोल में अप्रॉक्स 1200 ml ब्लड आती है पर मिनट के हिसाब से, जिसमें से 625 ml जो ब्लड होती है पर मिनट के हिसाब से वो कैपिलरीज में आती हैं, बोमेन कैप्सूल में जो फिल्टर होने के लिए आएंगी, और बाकी जो बची खुची चीज़ें हैं वो एफरेंट में चली जाएंगी अप्रॉक्स 700 के आसपास में। तो यहाँ पे जो 625 ml होता है वो उसमें से तकरीबन 125 ml मतलब तकरीबन 20% पार्ट ही जो होता है वो फिल्टर होता है हमारे बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं ना। अब यहाँ पे इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी, इस मैथमेटिकल एनालिसिस को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रेशर पे। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देने वाली चीज़ है। वहाँ पे मैंने ब्लड के बारे में बात किया, जो फिल्टर होकर के आ रही हैं जा रही हैं उसकी बात मैंने बताई। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रेशर के बारे में जो बोमेन कैप्सूल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एफरेंट एट्रियोल से जितनी भी ब्लड आपकी आती हैं वहाँ पे जो सबसे मेन प्रेशर होता है वो होता है GHR। यहाँ पे 3 प्रेशर्स काम करते हैं, ध्यान में सुनिएगा। यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के आसपास अप्रॉक्स 3 प्रेशर काम करते हैं, जिसको हम लोग GHR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, COP कहते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग एक और प्रेशर है जिसको हम लोग CHP के नाम से जानते हैं। ये तीनों प्रेशर जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के टाइम पे काम करते हैं और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर्स के कारण प्रेशर क्रिएट होता है। जो भी प्रेशर्स है यहाँ पे जो भी जिस तरह से भी क्रिएट होता है उसको मैंने बगल में नोट्स भी आपको रख दिया। रीज़न ये है कि कई जगह आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं, नोट्स नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके बगल में सिंपली लिखी हुई कुछ लाइनें हैं जिसको आप देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं कि नोट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रेशर ऐसा होता है जो बोमेन कैप्सूल के तरफ लगता है और 2 ऐसे प्रेशर होते हैं जो अपोजिट साइड में लगते हैं बोमेन कैप्सूल के। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 3 प्रेशर हैं। 3 प्रेशर में एक प्रेशर जो है वो बोमेन कैप्सूल की तरफ लग रहा है, जैसे कि GHR को अगर आप देखिए, और 2 ऐसे प्रेशर हैं जो अपोजिट साइड में लग रहे हैं, जैसे CHP एंड COP। ये 2 ऐसे प्रेशर हैं जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं और एक ऐसा प्रेशर है जो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मतलब बोमेन कैप्सूल की तरफ लग रहा है। तो जो बोमेन कैप्सूल की तरफ प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग GHR कहते हैं। अब ये प्रेशर होता कैसे है या ये आता कैसे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द ग्लोमेरुलस ब्लड फिल्ट्रेट डिपेंड अपॉन 3 मेन प्रेशर्स। 1 प्रमोट्स फिल्ट्रेशन, एक जो फिल्ट्रेशंस को प्रमोट करेगा, और 2 ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशंस को अपोज करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में लगाएगा, जैसे कि CHP एंड COP।
यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसको हम लोग GHP कहते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, इट पुशेस वाटर एंड सॉल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा। मेन जो प्रॉपर पहली प्राइमरी स्टेप्स मैंने आपको क्या बताई थी कि जो भी ब्लड कैपिलरी से आती है चीज़ें, जो भी चीज़ें पॉजिटिव चार्ज की हैं और वाटर हो गया, वो बहुत ईजिली से पास हो जाती हैं, जिनकी साइज़ मैंने आपको बताई थी 100 नैनोमीटर, फिर 25 नैनोमीटर के आसपास अगर है और साथ में वो पॉजिटिव चार्ज हैं, फिर 7 नैनोमीटर के आसपास, वो बहुत ईजिली तरीके से पास हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ईजिली तरीके से पास होने वाली होती हैं, वो यहाँ पे नीचे की तरफ आती हैं। और जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो वही कह रहे हैं solute in blood plasma through glomerulus filter, GBHP in blood pressure in glomerulus capillaries which is about 55 mmHg। और यहाँ पे जो कैपिलरीज पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो अप्रॉक्स 55 mmHg के आसपास होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रमोट फिल्ट्रेशन, इट पुशेस वाटर एंड सॉल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्टर। GBHP इज द ब्लड प्रेशर इन, GBHP क्या है? वो ब्लड प्रेशर है जो हमारे ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, मतलब ये वहां का ब्लड प्रेशर है जो कैपिलरीज हमारी बोमेन कैप्सूल्स में मौजूद हैं। ठीक है, विच इज अबाउट, वहां पे कितना होता है? तकरीबन 55 mmHg का प्रेशर वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और 55 mmHg का प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है जो पुश करता है उस मटेरियल को अंदर जाने के लिए। फाइनल हो गई बात आ गई समझ में। अब ये तो प्रेशर था जो फिल्ट्रेशंस को प्रमोट कर रहा था, प्रेशर डाल रहा है ना, प्रमोट कर रहा है, फिल्ट्रेशंस को प्रमोट कर रहा है। अब दो ऐसे प्रेशर हैं जैसे कि COP एंड CHP, ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे, मतलब ये फिल्ट्रेशंस का, मतलब जो भी हमारा बोमेन कैप्सूल है उसके बाहर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसकी बात करते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले CHP की, अपोज प्रेशर में सबसे पहला जो प्रेशर है वो है CHP, जिसका प्रेशर अप्रॉक्स 15 mmHg होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहां पे एक अदर प्रेशर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट हो रहा है या ये प्रेशर कैसे आ रहा है? ये प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि जब बहुत सारा मिनरल्स, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जब अंदर आता है, तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे एरिया का अगर आप वॉल्यूम देखो तो इस एरिया का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जाने के लिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, जिसके कारण ये बहुत, जब आप, जैसे कीप होती ना, जब आप पेट्रोल को बहुत तेजी से किसी कीप में भरोगे तो क्या होगा? एक टाइम पे बाद वो फुल हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि कीप में आराम आराम से तेल डालो ताकि आराम आराम से जाए, अदरवाइज यहां से तेल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो यही चीज यहां पे भी होता है, जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाता है तो वो उतनी तेजी से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर नहीं जा पाता है, और जब वो बहुत तेजी से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर नहीं जा पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रेशर बाहर की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? प्रेशर्स को बाहर की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं, और यही प्रेशर होता है हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, लिखा हुआ है एज द फिल्टर इज फोर्स्ड इनटू कैप्सुलर स्पेस इट मीट्स टू फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, द वॉल ऑफ द कैप्सूल एंड द फ्लूइड दैट इज ऑलरेडी फिल्ड इन द रेनल ट्यूब्यूल। तो ये बेसिकली उस फ्लूइड से लगता है जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और ये बैक पुश करता है, ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, और ये प्रेशर तकरीबन कितना होता है? 15 mmHg के आसपास में होता है। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। अब उसके बाद एक लास्ट प्रेशर की बात करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर है, और इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है COP। ये जो प्रेशर होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेसिकली हमारा
यहां से नहीं बनता है, मतलब रेनल से इसका कोई भी लेना देना डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन ये प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। रीजन ये होता है कि जो हमारी ब्लड प्लाज्मा होती है वहां पे बहुत सारे, जैसा कि मैंने पिछले सेट में बताया हुआ है आपको, कि जब हमारा ऐसे मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर जिनका शेप साइज काफी जो निगेटिव चार्ज होता है और जिनका शेप साइज काफी बड़ा होता है, वो इजीली तरीके से पास नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता क्या हुआ, चला गया सॉल्यूट का, और जाहिर तौर पे जहां पे भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उधर की तरफ वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा वहां पे। जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर की तरफ वाटर बहुत तेजी से मूव करेगा, मतलब रेनल ट्यूब्यूल से या फिर यहां से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा किधर की तरफ, सीओपी की तरफ, मतलब कि कैपिलरी की तरफ। और जब कैपिलरी की तरफ वाटर मूव करेगा तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पे जो प्रेशर पड़ेगा वो इंक्रीज होगा, वहां पे एक प्रेशर शुरू हो जाएगा और उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सीओपी, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरी बात नहीं समझ में आई, फिर समझिए। मान लीजिए कि ये कैपिलरी है और वो वहां पे एल्बुमिन वगैरह है, वो फिल्टर नहीं हो सकता है क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इस कंडीशंस में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर क्या करेगा, मूव करके जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि it is mainly due to presence of protein. The greater concentration of solute in solution, the greater its osmotic pressure. अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बना तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज ब्लड कंटेन अ मच हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन दैट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, सम वाटर मूव्स टू फिल्टर बैक इनटू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। कुछ जो वाटर है वो बैक करके जाएगी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में और फिर वहां के प्रेशर्स को बढ़ा देगी, तकरीबन कितना, 30 mmHg। तो मैंने 3 प्रेशर की बात की, जीएचआर जो फिल्ट्रेशंस को प्रमोट कर रहा है, सीएचपी जो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है ड्यू टू द रेनल जो हमारा है पूरा बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर ज्यादा मटेरियल होने के कारण, और एक प्रेशर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर कारण बढ़ रहा है जिसको हम लोग ने बोला सीओपी। अब यहां पे जो सवाल आता है वो यही आता है कि एनएफपी क्या होता है, नेट फिल्टर या सॉरी ओके एनएफपी क्या होता है उसको बताना। अब देखिए जीएफआर जो होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट होता है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जीएफआर इज व्हाट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो किस हिसाब से फिल्टर हो रहा है, उसमें 3 चीजों पे वो बेसिकली डिपेंड करता है। एक होता है एनएफपी, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है परमिएबिलिटी। तो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो सभी प्रेशर से रिलेटेड है, इसका मतलब वो एनएफपी से रिलेटेड है। तो एनएफपी इज इक्वल टू क्या होता है, एनएफपी इज इक्वल टू होता है जीएचपी, बी लग गया है कोई दिक्कत नहीं, आप जीएचपी बोलो या जो भी हमारा है, ठीक है। जीएचपी एक ये है जिसको हमने वहां पे जीएचआर लिखा हुआ है, और उसके बाद यहां पे क्या चीज है आपका माइनस सीएचपी या प्लस सीओपी। मतलब अगर हम जीएचपी की बात करेंगे तो वो अप्रॉक्स होता है, कितना दिया हुआ है, 55 mmHg। कितना दिया हुआ है, 55 mmHg दिया हुआ है, माइनस मैंने कर दिया किससे, सीएचपी। सीएचपी कितना दिया है, 15 है, कितना है, 15 है, प्लस बीसीओपी मतलब ब्लड जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कितना दिया है, 30। तो हमने जब सभी को कैलकुलेट किया तो आ गया 10 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो अप्रॉक्स आपका आ रहा है 10 mmHg के आसपास। तो जो जीएफआर होता है वो समानुपाती होता है, या आप बोलो कि उसके इक्वल होता है किसके, एनएफपी के। मतलब अगर एनएफपी बढ़ेगा, अगर एनएफपी बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। यहां पे इस लाइन के यही कहने का मतलब है। मतलब अगर जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आप ग्रोथ फिल्ट्रेशन, अगर आप फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाओगे, ज्यादा ब्लड फिल्टर करोगे, तो एनएफपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना भाई। अगर यहां पे मैं 10 के जगह पे कुछ ज्यादा ब्लड लाऊंगा तो प्रेशर भी क्या होगा, उस हिसाब से इंक्रीज होगा। जीएचआर भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा, सीओपी भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा, सीएचपी भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा, तो एनएफपी भी क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जीएफआर
इज डिपेंड अपॉन एनएफपी। एनएफपी बढ़ा तो जीएफआर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ा तो एनएफपी बढ़ेगा। अब यहां पे जो दूसरी दो और चीजें हैं, जैसे कि आपने बोला सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या चीज है? सरफेस एरिया क्या होता है कि यहां पे सरफेस एरिया कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं इस एरिया को ड्रॉ कर दूं, इतना जो भी हमारी कैपिलरी वाला एरिया है, मान लो हमने यहां पे कैपिलरी वाले एरिया को ग्रो करा दिया। क्या करा दिया? कैपिलरी वाला एरिया हमने यहां बढ़ाया, एक तरफ हमने इसके सरफेस एरिया को थोड़ा सा छोटा रखा और इसके सरफेस एरिया को थोड़ा सा बड़ा रख दिया। तो अब क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ाने से, सरफेस एरिया के बढ़ाने से क्या होगा कि जो जीएफआर है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होगा? जीएफआर बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहां पे मूव करके आएंगी। मतलब जीएफआर का मूवमेंट बढ़ जाएगा अगर हम कैपिलरी के सरफेस एरिया को क्या कर दें? इंक्रीज कर दे। तो अगर वहीं पे सरफेस एरिया को घटा देंगे तो जाहिर तौर पे जो फिल्ट्रेशन है वो घट जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो घट जाता है, क्योंकि उसकी साइज मोटी हो जाती है कैपिलरी की, जिसके कारण सरफेस एरिया घट जाने के कारण जो ब्लड है वो उतने रेट से फिल्टर नहीं हो पाता है। परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी डिपेंड करती है हमारे जो कैपिलरी हैं वहां पे मौजूद चैनल्स पे। अगर प्रोटीन चैनल्स ज़्यादा हैं, प्रोटीन चैनल्स अगर ज़्यादा हैं तो उसकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं तो उस कंडीशंस में जाहिर तौर पे यहाँ पे मान लो 2 प्रोटीन चैनल्स है और वहाँ पे 5 हैं, तो जाहिर तौर पे जो परमेबिलिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब परमेबिलिटी डिपेंड करती है कि किस कैपिलरी में जो पोर्स वगैरह हैं वो किस तरह से हैं। ये केस बनते हैं कई तरह के डिफरेंट कंडीशंस में या डिजीज में, जिसको हम लोग कभी एक्सक्रीटरी डिजीज के अंदर मेंशन करेंगे। तो आशा है आज के इस वीडियो में जो प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर हुई होंगी और आपको क्लियरली विजुअलाइज करके आपको बताया गया है। नोट्स को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आशा है वीडियो पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।